दोस्तों नमस्कार। आज की मौजूदा वक्त की राजनीति किस करवट ले रही है, सबकी निगाहें इस पर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उत्तर प्रदेश के किसी विधान लोकसभा से चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है। खबर यह भी फैलाई जा रही है कि महाराष्ट्र के भी किसी लोकसभा से वह चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इस बात की चर्चा ज़्यादा है कि वह उत्तर प्रदेश के फूलपुर लोकसभा से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि यह इलाका कुर्मी बहुल बताया जाता है। खैर, कभी इस मुद्दे पर कभी विस्तार से दूसरे वीडियो के माध्यम से इस पर चर्चा करूंगा। आज मैं कुछ गंभीर मुद्दों पर आप लोगों के साथ बातचीत करने के लिए आया हूं। आप सभी लोगों को पता है कि विश्व का दूसरा सबसे धनी आदमी अब इंडिया में है। नाम है गौतम अडानी। यह भारत के लिए गर्व की बात है। वर्ल्ड में जब भी सबसे रिचेस्ट लोगों की नाम की सूची आएगी तो उसमें इंडिया का भी नाम आएगा। यह देखकर और सुनकर मन गौरवान्वित महसूस करता है। लेकिन इत्तेफाक देखिए और अजीब विडंबना है कि भारत में एक तरफ दुनिया के सबसे दूसरे धनी आदमी हैं और वहीं इस देश में ऐसे भी लोग आज भी निवास कर रहे हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी के लिए सुबह और शाम सोचना पड़ता है। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? भारत में बहुत अधिक जनसंख्या पॉवर्टी लाइन के नीचे यानी गरीबी रेखा के नीचे निवास करती है। अशिक्षा, भूखमरी जैसी समस्याएं हैं। भारत में यहाँ तक समस्याएं हैं कि लोग मजदूर 300-400 रुपये रोज पर काम करते हैं और वह भी काम उनको साल में 365 दिन नहीं मिल पाता है। इसके लिए सवाल सरकारों से निश्चित होनी चाहिए, बिना किसी भेदभाव की, चाहे वो भाजपा या एनडीए की सरकार हो या कांग्रेस की या लेफ्ट की या ममता, अखिलेश, मायावती या अरविंद केजरीवाल या किसी और की। आप बिहार में ही देख लीजिए। नीतीश कुमार 2005 से लगभग आज 17 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं और बिहार की एक अजीब विडंबना भी है कि सरकार तो बदल जाती है लेकिन मुख्यमंत्री जस का तस रहता है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हर बार जनता को ठगा जाता है, जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है। आज भी बिहार में प्रति व्यक्ति आय देश के प्रति व्यक्ति आय से आधे से भी कम है। देश स्तर पर बात कीजिए तो बेरोजगारी और महंगाई जैसे गंभीर मुद्दे हैं। मोदी सरकार की कुछ उपलब्धियां हैं तो कुछ कमियां भी हैं। देश का मान सम्मान जो खोया हुआ था उसे मोदी की सरकार ने वापस तो लौटाया है। भारत में एक बार फिर से भारत का डंका बजा है। पूरे विश्व में भारत का डंका बजा है। मनमोहन सिंह की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में भारत की ख्याति, जो भारत का गौरव रहा है, उस अनुसार इसे मान सम्मान नहीं मिल पाया। उसे मोदी जी की सरकार ने वापस तो दिलाया है। देश के रक्षा सौदे में बहुमूल्य योगदान मोदी की सरकार ने दिया है और रक्षा सेक्टर को बहुत ही मजबूत किया है ताकि देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा मजबूत हो सके। लेकिन कल्पना कीजिए, इसी देश में, मैंने पहले कहा कि इस देश में यह भी अजीब विडंबना है कि आज भी भारत में लोग रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए दर दर भटक रहे हैं। अपने भारत में ही देख लीजिए, भारत को ईश्वर ने कहीं से भी किसी भी चीज़ में कमी नहीं दी। प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में है। भले ही हमें बाहर से पेट्रोल और डीजल और ईंधन कुछ खरीदने पड़ते हों, लेकिन भारत के पास देखिए अनाज, खाद्य सामग्री कितनी प्रचुर मात्रा में है, लेकिन फिर भी लोग भूखे मर रहे हैं। आज कितने प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं, लेकिन गरीब बच्चों को उचित शिक्षा नहीं मिल पाती है। इस कारण वह सही दिशा में उचित तरक्की नहीं कर पाते हैं, बड़े बड़े पदों पर आसीन नहीं हो पाते हैं। गरीबी उनकी राह में रोड़ा आती है। पिछले दिनों ही आपने देखा कि बिहार में एक बच्चे ने मुख्यमंत्री से उत्तम क्वालिटी की शिक्षा के लिए गुहार लगाई थी। यह भारत की और विडंबना है। यह केवल बिहार की नहीं बल्कि पूरे भारत की सच्चाई है। आज कितने प्राइवेट अस्पताल हैं पूरे देश में, लेकिन आज भी उचित चिकित्सा के अभाव में लोग अपना प्राण तोड़ देते हैं, उनके अपने प्राण गंवाने पड़ते हैं। कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अनेकों वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने देखा है कि एम्बुलेंस की कमी, ऑक्सीजन की कमी, ब्लड की कमी, डॉक्टरों की
कमी जैसे गंभीर कारण हमारे देश में है। आज विश्व के सबसे ज्यादा पूंजीपति भारत में है और सबसे ज्यादा गरीब भी भारत में। इसके लिए दोषी हैं भारत की सरकारों की नीतियां। जब भी कोई अच्छा काम होने लगता है तो यही राजनीतिक दल जो विपक्ष में होते हैं या सत्ता में होते हैं पहले तो करते ही नहीं है, अगर होते भी हैं तो उसके विपक्षी दल उसका विरोध करने लगते हैं, कुछ कुछ नाजायज कारण गिना के, फालतू कारण गिना के। जैसे याद कीजिए कृषि बिल देश की जनता के भलाई के लिए था, किसानों के भलाई के लिए था, लेकिन फिर भी इसका विरोध किया गया। बड़े किसानों ने विरोध किया क्योंकि इससे छोटे और मध्यम किसानों को फायदा था। दिल्ली में देख लीजिए मुफ्त रेवड़िया का भाजपा भी है, उसमें कुछ सभी पार्टियां विरोध कर रही है जो अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं। आखिर भाई इसका विरोध क्यों किया जाए? आप बिहार में देखिए शहरों में जहां लगभग 6 रुपये और 7 रुपये 8 रुपये प्रति यूनिट बिजली है, वहां एक गरीब आदमी के घर में 3,000-4,000 रुपया प्रति माह बिजली बिल आ रहा है। तो आप कल्पना कीजिए क्या एक मध्यम वर्गीय परिवार जिसकी आज आमदनी घटी हुई है, महंगाई बढ़ी हुई है, क्या वह एसी लगा सकता है अपने घर में? यह है सरकारों की कड़वी वास्तविकता। और जब अरविंद केजरीवाल 200 या 300 यूनिट बिजली फ्री देते हैं तो इसका विरोध किया जाता है मुफ्त रेवड़िया के नाम पर बोलकर। कुछ पार्टियां सुप्रीम कोर्ट की ओर भी जाती है, सुप्रीम कोर्ट को इस पर सुनवाई करना पड़ता है। मैं इस अभियान का समर्थन कर रहा हूं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से ईमानदार है। शिक्षा के क्षेत्र में मनीष सिसोदिया ने अच्छी क्रांति की है। दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों की तरह मॉडर्न बन गए हैं, उनमें अच्छी शिक्षा मिल रही है, क्वालिटी वाली शिक्षा मिल रही है, सच्चाई है और इसका समर्थन होना चाहिए। लेकिन यह वही अरविंद केजरीवाल हैं जब दूसरे राज्य शराब बंद कर रहे हैं, बिहार में शराबबंदी लागू है, तो वहाँ शराब की कीमतों को इस तरीके से तय किए जा रहे हैं, उम्र घटाई जा रही है, शराब पीने की उम्र कम की जा रही है। प्राइवेट कंपनियों को अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी द्वारा फायदा पहुंचाया जा रहा है और उनसे फंडिंग अपनी पार्टी में पैसे कराए जा रहे हैं। और यह पैसा पंजाब विधानसभा चुनाव में लगाया गया ताकि वहां चुनाव जीता जा सके। यही पैसा गुजरात विधानसभा चुनाव में, हिमाचल विधानसभा चुनाव में लगाया जाएगा जहां आम आदमी पार्टी को सफलता मिल सके। तो यह बेईमानी का रास्ता है। अरविंद केजरीवाल जैसे राजनेता से यह उम्मीद नहीं की जाती है क्योंकि वो भ्रष्टाचार के विरोध आंदोलन करके निकले हैं। उन्होंने जनता से एक रोल मॉडल स्थापित करने का वादा किया था, कुछ अच्छे काम हुए भी हैं, लेकिन इसका अच्छे काम के नाम पर गलत नहीं किया जा सकता। गलत का कभी भी विरोध ही किया जाएगा, चाहे जो कोई भी हो सामने, चाहे वह नीतीश कुमार हो, नरेंद्र मोदी हो या अरविंद केजरीवाल हो या राहुल गांधी, जो कोई भी गलत करेगा उनके बारे में बोला जाएगा। भाजपा के भी अच्छे काम हैं। 80 करोड़ परिवारों को कोरोना काल में मुफ्त राशन देना, किसान समृद्धि योजना जो किसानों को 500 रुपये मासिक महीना मिल रहा है, पिछली सरकारों ने किसानों पर ध्यान नहीं दिया। बिजली के क्षेत्र में, प्रधानमंत्री आवास योजना के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय काम हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। लेकिन जो कमियां हैं उस कमियों के बारे में बोला जाएगा। किसी का अंधभक्ति करने से, अंध चालीसा करने से कोई फायदा नहीं है। अगर बिहार में अभी जंगल राज चल रहा है तो इसे जंगल राज ही बोला जाएगा। जाहिर तौर पर आरजेडी जहां रहेगी वहां जंगल राज खुद ब खुद आ जाएगा, क्योंकि आरजेडी की राजनीति ही जंगल राज के इर्द गिर्द घूमती है। यह नीतीश कुमार का दोष नहीं है। यही नीतीश कुमार जब भाजपा के साथ रहते हैं तो राज्य की कानून व्यवस्था, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि रामराज्य आ जाता है, लेकिन हाँ इससे बेहतर जरूर रहता है। लेकिन जैसे वह राजद के साथ आते हैं, पता नहीं कौन सा ऐसा अपराधियों को टॉनिक मिल जाता है कि अपराधी पुलिस से डरते ही नहीं हैं। लोग फिर से राजद के 15 साल पुराने वाले इतिहास को याद करने लगते हैं। अब तेजस्वी यादव युवा नेता हैं और वह आधुनिक सोच के नेता हैं। लालू यादव समाजवादी नेता थे, लेकिन तेजस्वी यादव से उम्मीद की जाती है कि वह समाजवाद और जो आधुनिकीकरण है उसको साथ लेकर चलेंगे, जाति पाति से ऊपर उठ करके देखेंगे। लेकिन अभी तेजस्वी यादव की बहुत कुछ आलोचना करना सही नहीं होगा, क्योंकि वह अभी मुख्यमंत्री नहीं है बिहार प्रदेश के। बिहार प्रदेश के अभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। और जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे भविष्य में, अगर कभी न कभी, यह तो तय है कि अब या तो भाजपा से कोई मुख्यमंत्री बनेगा 2025 में या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड 2024-25 आते आते खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। यह बात सत्य है। तो इसलिए मैं तेजस्वी यादव की उतनी आलोचना करना भी सही नहीं मानूंगा। लेकिन हाँ, जहां उनकी कमी होगी उस पर जरूर बोला जाएगा। उनकी जिम्मेदारी है
कि जब वो विपक्ष में थे तब हल्ला काट रहे थे, तो सत्ता पक्ष में है तो अपने कर्तव्यों का एहसास रखे और सरकार से कहे कि अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, चाहे वो किसी जाति धर्म पार्टी या किसी से संबंधित हो। और अब आरजेडी भी कुछ बदली है, पहले जैसी आरजेडी अब नहीं है। इसमें भी अब आपराधिक छवि वाले लोगों को उतनी जगह नहीं मिलती है जितने पहले मिला करती थी। कार्तिकेय सिंह का इस्तीफा इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। और हाँ, अंत में चलते चलते एक बात जरूर कहूँगा, तेजस्वी यादव को जिन्होंने 10 लाख सरकारी नौकरी रोजगार देने का वादा किया था, उस वादा पर भी अपने अमल करना चाहिए ताकि जनता के उम्मीद पर वो भरोसा उतर सके। नहीं तो यह भी लगता है कि मोदी जी जैसा एक जुमला ही रह जाएगा जो 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा मोदी जी ने किया था। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की जय।